ठीक है, एंड स्पेसिफिकली दिस इज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर. So first of all, let me introduce this motor to you. अभी तक हम सब ये पढ़ते आ रहे हैं कि इंडक्शन मोटर जो है सबसे बेहतरीन मोटर है और सबसे रगड मोटर है और इसकी ज़ीरो मेंटेनेंस है. लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक है, बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ शिफ्टेड अ बिट फर्दर और वो फर्दर इम्प्रूव हो चुकी है. तो आजकल जो मोटर इस्तेमाल हो रहा है इंडक्शन मोटर की जगह, दैट इज़ कॉल्ड द सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर. ठीक हो गया. और इसकी इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह ये है कि एक तो ये तकरीबन कोई 15 से 20% तक इसका टॉर्क ज़्यादा होता है और एफिशिएंसी इसकी कंपेयर टू नॉर्मल इंडक्शन मोटर वो भी ज़्यादा है. तकरीबन कोई 5 से 6% तक होती है. ऑल दो इस वीडियो में 4% बताई गई है, लेकिन कुछ लिटरेचर में आपको 5 से 6 तक इसकी एफिशिएंसी बताई गई है. But you can write anything from 4 to 6% regarding its efficiency. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के लिए होता क्या है. वन सेकंड. ओके, ये डायग्राम ज़रा आप देख लें. सबसे पहले अगर आप किसी भी अभी स्क्रीन नज़र आ रही है. ओके, अगर आप कभी भी किसी भी एक बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को आप ओपन एयर में रखते हैं तो आपको ये पता है कि हमारे पास जो बेसिक्स फिजिक्स है वो हमें ये बताती है कि नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड शुरू होगी और वो साउथ पोल में एंटर होगी. ऐसा ही होता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो आपको थोड़ा बता रही है कि ये नॉर्थ पोल से हमारे पास फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल के अंदर ये एंड हो रही है. सिमिलर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नॉर्थ पोल से हमारे पास फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल पे ये एंड होती है. अब जिस तरह हमें ये पता है कि करंट हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा या मिनिमम रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा. जिस तरह हमारे पास पानी होता है, पानी आपके पास जो है वो ज़्यादा फ्लो किस तरफ करता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके पास उसकी फ्लो आसानी से मेंटेन हो सके तो उस पाथ से पानी फ्लो करता है. ठीक है, इसी तरह करंट का भी यही टेक्निक है कि जब जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस होगी वहाँ से करंट फ्लो होगा. Now, similar property is also observed in terms of magnetic fields. कि सबसे जो कम जहाँ पे इसकी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वहाँ से ये इसका जो फील्ड लाइन है वो पास होगा. इस मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को हम रिलक्टेंस कहते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, लेट अस से आप कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसमें डाल देते हैं. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस चीज़ को कहते हैं, हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उस चीज़ को कहते हैं कि जब भी आप उसको मैग्नेट के करीब ले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाएं. ठीक है, जैसा कि आपने बाकी सारे स्टेनलेस स्टील आप देख लें या कोई और मेटल आप देख लें, जिस तरह जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते होंगे, स्पेशली जो हमारे पास ये रेलिंग्स होती हैं. अपनी सीढ़ियों की रेलिंग्स देखी हैं जो बिल्कुल वो चमक मार रही होती हैं, सिल्वर. तो उसके करीब अगर आप मैग्नेट ले जाते हैं तो उसके करीब वो मैग्नेट नहीं चपकता. ठीक है, लेकिन अगर आप आयरन नेल्स के करीब ले जाएं जो कि आयरन से बना होता है, ठीक है, तो उसके साथ मैग्नेट चिपक जाता है. सो दिस टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मेटल, जो कि आप मैग्नेट के करीब ले जाएं और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं. अब अगर किसी भी, लेट से मैं एक मेटल ऑब्जेक्ट को या आयरन नेल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है वो एयर से कम होगी. तो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको देखें बिल्कुल एक सिमेट्रिक फॉर्म में आपको लाइंस नजर आ रही होंगी. तो फिर क्या होगा कि जो मटेरियल होगा
तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कोशिश करेंगी कि उस मटेरियल में से पास होना शुरू कर जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगी। ठीक हो गया? तो इस पिक्चर को भी जरा देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ही इसके करीब ये नेल चला जाता है, नेल मुझसे मुराद मेरे पास ये स्क्रू ले लें या आपके पास जो कील होती है, ठीक है, जो कि आयरन से बनी होती है। तो यहाँ पे देख लें, पहले हमारे पास फील्ड लाइन यूं थी, सिमेट्रिक थी। अब क्या हो गया कि ये फील्ड लाइंस कर्व हो गई हैं और सारी की सारी कोशिश कर रही हैं कि इस आयरन नेल में से पास होना शुरू कर जाएं। अब क्या होगा? अब हमारे पास ये होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास मतलब जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करेंगे कि उसको अगर हम बेसिक फिजिक्स में देखें तो उनको हम तो वो अपने आप को ऐसा और ये ऐसी ओरिएंटेशन में ले आएंगे कि उसके अंदर जो नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ पोल होगा वो एक स्पेसिफिक सिमेट्री सब अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे कि हम अगर मैग्नेट को देखते हैं तो मैग्नेट में हमारे पास क्या होता है कि उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है और दूसरा एंड साउथ पोल होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि नॉर्थ पोल में साउथ पोल भी होगा। नो, नॉर्थ पोल इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज साउथ पोल। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस मैग्नेट को बनाते हैं उसको हम डोमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डोमेन्स। ठीक है? उसका डोमेन का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल होता है और एक एंड जो है वो साउथ पोल होता है। तो जिस वक्त हमारे पास इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस नहीं हुई होती तो उसको हम ये कहते हैं कि इसमें जो डोमेन्स हैं वो आउट ऑफ सिमिट्री हैं। लेट अस से अगर एक डोमेन का नॉर्थ पोल है तो दूसरे डोमेन का साउथ पोल होगा, अगर दूसरे डोमेन का साउथ पोल होगा तो ऊपर वाले किसी और डोमेन में नॉर्थ पोल होगा। तो व्हाट इज हैपनिंग कि नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया? क्योंकि वो हैप्पैज़र्डली या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम उन सारे नॉर्थ पोल्स को एक स्पेसिफिक या एक साउथ पोल्स को हम एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के मुताबिक उसको अरेंज कर लें तो हम क्या करते हैं, हम एक नेट रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं एक प्रॉपर मैग्नेट का, जिसमें एक तरफ प्रॉपर आपका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा तरफ आपका प्रॉपर साउथ पोल होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। नाउ इस चीज को याद रखें कि आपके पास अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक है लेकिन वो अभी तक मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हुआ या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस नहीं हुई, तो याद रखना है आपने कि उसके अंदर डोमेन्स तो अवेलेबल हैं बट दे आर अरेंज्ड हैप्पैज़र्डली। जैसे कि अगर आप में से कुछ बंदे बिजली का काम करते हैं घर में तो देखें, अगर आपके पास वो वाला स्क्रू ड्राइवर होता है कि जो मैग्नेटिक नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप उस स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेट के ऊपर थोड़ा सा रगड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है, आपका जो स्क्रू ड्राइवर है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आपने देखी है, करते हैं कभी? यस, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके स्क्रू ड्राइवर्स में डोमेन्स तो अवेलेबल होती हैं लेकिन उसको आप एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज कर देते हैं जब आप उसको मैग्नेट के ऊपर रगड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं, अब देखें। देखिए यही कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बता रहा था डोमेन्स का, कि अगर हम इसको बहुत अंडर माइक्रोस्कोप तो ये आपको नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे देख लें तो ये देखें आपके पास जो सॉर्ट ऑफ ये एटम्स अरेंज्ड हैं या ये जो डोमेन्स अरेंज्ड हैं, तो ये देखें ये रेंडमली अरेंज है। देखें किसी का नॉर्थ पोल किस तरफ है, किसी का साउथ पोल किसी और तरफ है। ठीक है, लाइक दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। लेकिन जब आप इसको एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं सो व्हाट हैपेंस कि ये देखें यहाँ पे जो आपके पास जितने भी नॉर्थ पोल्स हैं और साउथ पोल्स हैं, देखिए वो एक स्पेसिफिक एक्सिस में अरेंज हो गई हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आपके जो मटेरियल था उसका एक पोर्शन नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो गया। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो इसका हमेशा दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ऐसा अभी तक कोई भी मैग्नेट दुनिया में अवेलेबल नहीं है जो कि मोनोपोल है। मोनोपोल से क्या मुराद है कि उसमें सिर्फ एक पोल हो, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। सो नो मैग्नेट ऑफ दिस काइंड इज येट डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड जिसमें
सिर्फ एक पोल होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेट मी रिपीट इट अगेन। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं डिस्कवर हुआ जिसका सिर्फ एक पोल हो। एक पोल से क्या मुराद है कि या सिर्फ उसमें नॉर्थ पोल हो या उसमें सिर्फ साउथ पोल हो। मैग्नेट आपको के पोल्स आपको हमेशा पेयर में मिलेंगे। एक तरफ उसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ उसका साउथ पोल होगा। ठीक हो गया? राइट, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम लेट अस से इस मैग्नेट को एक किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं। ठीक हो गया? तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। लाइक वी कैन से द ऑपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सिमिलर पोल्स विल रिपेल ईच अदर। ऐसा ही होता है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो डेफिनेटली ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये मैग्नेट जो है एक किसी स्पेसिफिक एक्सेस के अंदर ये अपने आप को ओरिएंट करेगा। एग्रीड? जैसे कि आप बहुत सारे मैग्नेट्स रख देते हैं और बीच में एक पावरफुल मैग्नेट रख देते हैं तो आपके सारे मैग्नेट्स अट्रैक्ट होके एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में उसके साथ चिपक जाते हैं। ऐसा ही है? ओके। नाउ लेट अस से अगर मैं उन सारे मैग्नेट्स को किसी फलक्रम के ऊपर फिक्स कर देता हूँ। फलक्रम से मुराद ये है कि किसी स्पेसिफिक नीडल या किसी स्क्रू के साथ मैं उनको अपनी जगहों पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है? और बीच में मैं उसके पास एक पावरफुल मैग्नेट रख देता हूँ तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से वो मैग्नेट्स रोटेट हो जाएंगे और एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। मानते हैं आप ये बात को? ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में सेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो मूवमेंट नहीं करते क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरलॉक हो जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इसी तरह कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि अगर हम ये कर लेते हैं कि अगर हम एक नॉर्थ और एक बार मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं जिस तरह आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा तो क्या होता है कि अगर लेट अस से ये आउट ऑफ इट्स स्पेशल ओरिएंटेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स के अभी प्रॉपर ये फिक्स नहीं हुआ तो अगर ये जिस भी एक्सिस में पड़ा होगा और जैसे ही आप इसमें फील्ड पास कर देते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल ओरिएंट ये जो मैग्नेट है इट विल ओरिएंट इटसेल्फ इनटू अ सर्टेन पोजीशन जहां पे इसके फील्ड्स लॉक हो जाएंगी लेकिन उसके बाद ये मैग्नेट मूव नहीं होगा। ठीक है? ये फिक्स खड़ा होगा। हाउएवर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने एक मोटर बनानी है तो इससे क्या होगा हमें कि हमें जो मैग्नेट है इसको कॉन्टिन्यूसली एक स्पेसिफिक आरपीएम के साथ हमने मूव करना है। लेकिन थ्योरेटिकली हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है कि सिर्फ आपके पास फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम आपके पास सिर्फ उतनी रोटेशन आ जाती है या उतनी मूवमेंट आ जाती है जब तक मैग्नेटिक फील्ड लॉक नहीं हो जाती। लेकिन मशीन में हमें क्या एक कंटिन्यूस मोशन चाहिए। सो दैट मीन्स कि हमें एक चीज़ तो डिस्कवर कर ली है लेकिन अभी इसको हमने एक्सप्लॉइट करना है अपने यूज़ के लिए। तो क्या अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी थ्री फेज सप्लाई स्टेटर में देता हूँ तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ओके। नाउ व्हाट विल हैपन अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड इसी मैग्नेट बार मैग्नेट को आप थ्री फेज सप्लाई आप इसको दे देते हैं। ठीक है? ऊपर ये जो आपको जो ये वाली कॉइल्स नजर आ रही हैं ये वाली ऊपर। ठीक है? ये वाली जहाँ पे मैं माउस कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर और साथ में आपके पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपके पास इसको आप एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है? लाइक पूरा एक लूप बना देते हैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। लाइक एक गोल सर्कल बना देते हैं जिस पर आपके पास मशीन का स्टेटर होता है। ठीक है? और उसके अंदर आप थ्री फेज सप्लाई ऑन कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा? रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जिस तरह हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा हुआ है। ओके। तो व्हाट विल हैपन नाउ कि आपके पास एक रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। लेकिन हमने ये भी शुरू में भी हमने पढ़ा है कि जब भी आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी डोमेन्स जो हैं वो एक प्रॉपर एक्सिस में अरेंज हो जाती हैं। ठीक है? अब क्या होगा कि अगर लेट अस से मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर रहा हूँ तो क्या ये डोमेन्स इतनी स्पीड से अपने आप को अरेंज कर पाएंगे कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर लें? सो द आंसर टू दैट इज नो।
कभी भी आपके पास इतनी क्विकली ये डोमेन्स अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगी, दिट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। सो व्हाट विल हैपन कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड सॉर्ट ऑफ रोटेट हो रहा होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ये मैग्नेट जो है ये आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू अरेंज द डोमेन्स इनटू द स्पेसिफिक एक्सेस। इस चीज को कि वो अपने आप को उस डोमेन्स को वो अपने आप को अरेंज नहीं कर पा रही, इसको हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। What do we call it? Hysteresis. Let me show you here. ये देखें, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेट शो हो रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे ये रोटेशनल फील्ड चेंज हो जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो ये डोमेन्स हैं ये अपने आप को इतनी क्विकली एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा कि जो पहले नॉर्थ पोल जो और साउथ पोल अपने आप को अट्रैक्ट कर रही थी, अब वो साउथ पोल और साउथ पोल जो है वो अपने आप को रिपेल कर रही हैं। तो क्या होगा कि या तो आपकी मोटर बहुत स्लो चलेगी, लेकिन दिस थिंग इज़ वेरी रेयरली सीन के बहुत स्लो चलेगी। मैक्सिमम टाइम्स पे आपको सिर्फ कॉइल में एक वाइब्रेशन या हमिंग सी नॉइस की आवाज़ नज़र आएगी, लेकिन वो रोटेट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या टेक्निक करते हैं? इसके लिए हम ये टेक्निक कर सकते हैं कि हम अपनी जो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। नाउ हाउ कैन वी चेंज द स्पीड ऑफ दिस रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड? शुरू में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था, NS इज इक्वल टू 120 F/P, याद है आपको? सिंक्रोनस स्पीड के लिए। वो सिंक्रोनस स्पीड में हमारे पास 120 भी कांस्टेंट था, और जो नीचे डिनोमिनेटर में P है वो भी कांस्टेंट था, लेकिन जो F है फ्रीक्वेंसी, दैट वी कैन चेंज। तो हम क्या करते हैं कि जो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी हम बहुत लो कर देते हैं, तो क्या हो जाता है कि जब लो करते हैं तो इसकी रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो इट गिव्स इनफ टाइम टू दिस मैग्नेट कि वो अपना नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल के साथ और उतना साउथ पोल उसके नॉर्थ पोल के साथ इंटरलॉक कर देते हैं। और जैसे ही ये स्लो स्लो मूविंग करना स्टार्ट कर जाता है, तो हम इसकी स्पेसिफिक इसको स्पीड पे ले आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह हमने सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ थोड़ा सा उसको फर्दर एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनस मोटर जो हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, उसमें हमने क्या टेक्निक इस्तेमाल की थी। उसमें हमने जो सिंक्रोनस मशीन की जो आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग थी, उसके ऊपर हमने स्क्विरल केज वाइंडिंग भी डाली हुई थी, जो कि उसको एज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट करता था, और फिर जब वो एक स्पेसिफिक स्पीड पे पहुंच जाता था तो वहां पे हम उसको डिस्कनेक्ट करके डीसी सप्लाई देना शुरू कर देते थे। यहाँ पे हमने टेक्निक को थोड़ा सा फर्दर एडवांस्ड कर दिया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टेटर का जो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसको हम स्लो कर देते हैं थ्रू यूजिंग लोअर फ्रीक्वेंसीज। Is this clear? Okay. Now what I want you guys to do is, बाकी इसमें आपने लोड एंगल वगैरह और वो तो देख लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि सिंस यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक लॉकिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप देखते हैं, आप अगर नॉर्मली दो मैग्नेट्स को आपस में रख देते हैं तो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर लें और उनको एक दूसरे से दूर खींच लें तो वो मैग्नेटिक लॉकिंग से निकल जाते हैं। सो द सेम थिंग हैपन्स हेयर। अगर इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होगी कि आप इसके ऊपर उतना लोड डाल सकते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस मैग्नेटिक लॉकिंग को ब्रेक कर जाएगा एंड द मोटर विल स्टॉप टू रन। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। जी जी जी। नहीं, 120 बाई पी कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट नहीं है। नहीं बच्चे, सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा।
देखें, वो एक बेसिक फार्मूला था टू चेक आउट और टू ऑब्टेन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। 120 उसमें एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और P जो है आपने देखा है कि जब भी आप मोटर बना देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स जो है वो कांस्टेंट हो जाती हैं, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब आप मोटर बना देते हैं। अगर आप नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपने मोटर खोलनी होगी और आपने उसकी रीवाइंडिंग करनी होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे आसान टेक्निक क्या रह जाती है जिसको हम अल्टर कर सकते हैं, तो हमारे पास जो 120 भी कांस्टेंट हो गया, पी भी कांस्टेंट हो गया, सो लास्ट आइटम दैट इज रिमेनिंग इज एफ, जिसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एफ जो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है उसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, उसके थ्रू हम उसको चेंज करते हैं। जिस तरह आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का नाम आपने सुना है, वीएफडीज। ओके, सो देयर आर सर्टेन गैजेट्स जिसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स वगैरह कहते हैं, या देयर आर, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके पास एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट करती हैं। या आपने कभी लैब पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर देखा है? चले मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जी जी, एक मिनट सर, सब्र करें सब्र करें। ये देखें, ये इस तरह की हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिससे हम डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। तो इस किस्म की हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं डिफरेंट, और उसके थ्रू हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट टेक्निकली लैब के अंदर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इन रियलिटी हम ये वाली डिवाइस यूज़ इसलिए नहीं करते बिकॉज दिस इज मेड फॉर ओनली लैब पर्पजेज। तो टेक्निकली आपके पास फिर इंडस्ट्री के लिए या एप्लीकेशंस के लिए डेडिकेटेड डिवाइसेस होती हैं जो कि आप उस एनवायरनमेंट में रन कर सकें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन? Okay, very good then. ठीक है, okay, what I want you guys to do is on the in the coming class you have to submit your assignment, and that is कि आपने मुझे ये बताना है कि सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर में और इंडक्शन मोटर में इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्वेश्चन नंबर वन। एंड क्वेश्चन नंबर टू इज आपने मुझे ये बताना है कि सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का आर्मेचर कैसे डिजाइन होता है, ठीक हो गया। सो टू क्वेश्चंस आर देयर। Difference between induction motor and synchronous reluctance motor. And the next question is how is the armature designed for a synchronous reluctance motor? And you have to submit it in the coming class. ठीक हो गया? Okay, if there is any question, ask me. नो क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने क्लास मिस कर दी है तो द लेक्चर हैज़ बीन रिकॉर्डेड और मैं इसको अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ, बट सिंस मैं यूनिवर्सिटी से इसको डाल रहा हूँ तो द नेट इज़ अ बिट स्लो, सो ये थोड़ी देर बाद अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, इस साथ अवेलेबल। जी जी जी, देयर इज सम गाय हु सेंड्स मी, देयर इज सम गाय हिज नेम इज साद, और वो मुझे जब मैसेज करते हैं तो उसके नाम के साथ बड़े दिल मिल वगैरह बने होते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये आप जब कभी भी घर में भी इस तरह मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो उसके साथ भी दिल वगैरह इसने बनाए होते हैं। हाँ, सो बच्चे ज़रा इसको इसको ज़रा आप सीरियस लें और अपना नाम जो है ठीक ठाक लिखा करें। इसकी वजह है, ये ग्रुप हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे मुझे स्क्रीनशॉट लगाना पड़ जाएंगी तो फिर आपके नाम के साथ ये दिल वगैरह बने होंगे, सो इट विल बी क्वाइट एम्बेरसिंग। तो जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो तब तक ज़रा आप नाम के साथ ये पहाड़ वगैरह और जो दिल वगैरह बनाए होते हैं, और कोई खफा होता है कोई खुश होता है, सो उस चीज़ों को ज़रा हटा दें और प्रॉपर नाम लिखें, ठीक है।
उसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप जो आप करना चाहते हैं फिर आप करें जिस तरह व्हाट्सएप में जो आपको बेहतर लगता है। जी, जी, जी। Somebody was saying something, I didn't hear. Okay, so I am ending the class. Thank you very much and concentrate on your assignment. Or agar if there is any problem, do let me know. One more thing, some of you guys are sending me direct assignments. मैंने ये ग्रुप में पहले भी बता दिया है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट असाइनमेंट्स। उसकी वजह ये होती है कि मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अगर आप मुझे डायरेक्ट असाइनमेंट भेज देते हैं तो हो सकता है कि वो असाइनमेंट मैं मिस कर जाऊं मार्क करने में। लेकिन जब सीआर मुझे सारे असाइनमेंट्स भेज देता है तो मैं उस ईमेल को स्पेसिफिकली ढूंढता हूं तो उसमें मुझे फिर सारी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। और तो आप जब डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो टेंटेटिव टाइम लाइन है तो वो तो फिर मुझसे मतलब ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रैक एवरी असाइनमेंट। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो असाइनमेंट मुझे चेक करने में आसानी होती है जो मुझे सीआर स्पेसिफिकली भेज देते हैं। ठीक हो गया? सो ट्राई टू सेंड योर असाइनमेंट्स थ्रू सीआर, ठीक है? ओके, डोंट सेंड मी डायरेक्ट असाइनमेंट्स, क्योंकि जब मैं ये चेक करता हूँ तो लेट्स से अगर असाइनमेंट की डेडलाइन ख़त्म हुई है तो मुझे फिर ये ह्यूमनली याद रखना इम्पॉसिबल हो जाता है कि इस बंदे ने मुझे 1 हफ्ता बाद भेजी थी या 2 हफ्ते बाद भेजी थी। तो फिर ऐसा ना हो कि वो मार्क करने में रह जाए, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज लेटर ऑन। सो दैट इज़ वाई अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल कांटेक्ट करें, लेकिन असाइनमेंट मुझे थ्रू सीआर भेजा करें ताकि मैं कलेक्टिवली असाइनमेंट मार्क करूं। ओके? जी, जी, वो भी थ्रू सीआर मुझे भेजा करें, क्योंकि जब मैं चेक करता हूँ तो मैं सीआर का ईमेल डाल के सारी असाइनमेंट्स निकाल देता हूँ। तो ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि किस बंदे ने मुझे किस हफ्ते में कौन सी असाइनमेंट भेजी थी? क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं तो वो मुझे फिर ट्रैक करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब मैं चेक करता हूँ तो सर्च में सीआर का असाइनमेंट डाल के ईमेल डाल के तो वो सारी असाइनमेंट्स मुझे मिल जाती हैं जो उसने मुझे भेजी होती हैं। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई ऑलवेज सेंड योर असाइनमेंट्स थ्रू सीआर। ओके? जिसने लेट जो लेट हो जाती है तो मुझसे पूछ लें, लेकिन थ्रू सीआर भिजवाया करें। ठीक हो गया? ओके जी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन आस्क मी, अदरवाइज द क्लास इज डन। नो प्रॉब्लम। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।